नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 सिविक्स के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में बताएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है इस चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, उसको हम स्किप करके यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके रोल क्या है हमारे सोसाइटी के लिए, हाउ डज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डेली के जो ज़रूरतें हैं, डेली के जो लाइफ है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, उससे कैसे रिलेट हो सकता है। ये सब के आंसर्स हमें मिलेंगे। आंसरिंग दोज क्वेश्चन इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू माइट थिंक। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं। क्लास 11 में तो आपने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे नियम्स होते हैं, पर वो नियम्स किस लिए होते हैं। तो दोस्तों देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस। जैसे कि इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ रीजनेबली लार्ज ग्रुप। फर्दर इमेजिन, पहले तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत लार्ज ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, बहुत एक बड़ा ग्रुप है, उसके आप मेंबर हैं। इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इस ग्रुप के, जैसे द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स आर डाइवर्स इन वेरियस वेज। इस ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग मतलब डाइवर्स हैं। दे हैव डिफरेंट रिलीजन्स, उनके रिलीजन्स भी अलग है, जैसे हिंदूज, सम मुस्लिम्स, कोई क्रिश्चियंस भी है, और परहैप्स कोई किसी का भी कोई रिलीजन्स ही नहीं है। मतलब एक ग्रुप है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स के अलग अलग रिलीजन्स है। दे ऑल्सो वेरिड इन मेनी डिफरेंट रेस्पेक्ट्स। दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशंस एंड हैव डिफरेंट एबिलिटीज़। उनके प्रोफेशंस भी अलग है, उनके हॉबीज़ भी अलग हैं, टेस्ट भी अलग हैं। एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म्स टू बुक्स, मतलब कि फ़िल्म अगर की बात करें, बुक की बात करें, तो उनका टेस्ट अलग है। कोई उनमें अमीर है, कोई उनमें गरीब है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई ओल्ड है, कोई यंग है। इमेजिन फर्दर दैट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन। तो कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो यहाँ पर एक बात आता है कि प्रॉपर्टी मतलब किसके पास कितना प्रॉपर्टी होना चाहिए जो एक के पास रह सके। शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल, और शुड पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, में कितना स्पेंड करना चाहिए। और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड। शुड बी द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वन ऑफ इट्स मेंबर। जो अमीर है, क्या वो गरीब को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। ये सब बातें हैं, ये क्या सही है। एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट अ वेराइटी ऑफ आंसर फ्रॉम डिफरेंट पीपल, बट फ्रॉम ऑल देयर डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर। बट इन सब बातें के बावजूद इनको एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि एक कम्युनिटी है। दे आर डिपेंड अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज। दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं और इनको एक साथ रहना पड़ेगा। तो व्हाट विल एनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली। तो ऐसे कौन से चीज़ हो सकते हैं जो कि ऐसे जिसके द्वारा ये एक साथ रह सकेंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ है। One may say that perhaps members of this group can live together if they can agree on some basic rules। कोई ये भी बोल सकता है कि अगर कोई कुछ बेसिक रूल्स हुआ तो उनके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उसको फॉलो करेंगे। Why will the group need certain basic rules? क्यों बेसिक रूल्स की ज़रूरत है। पहली बात देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन एब्सेंस ऑफ सब बेसिक रूल। अगर सोसाइटी में अगर कुछ बेसिक रूल्स नहीं हुआ तो फिर क्या हो सकता है। हर एक इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो व्हाट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कुड डू टू ईच अदर। अगर हर एक ग्रुप्स की बात करें तो हर एक जो ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स मेंबर्स हैं, हर एक इंसान, तो उनको डर लगेगा कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ क्या कर सकते हैं। व्हाट वुड क्लेम राइट्स ओवर इट, मतलब कि क्या क्या वो क्लेम कर सकते हैं, क्या क्या उनके पास राइट्स हैं। एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली promulgated and all known to the member of the group to achieve a minimal degree of कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन के जो मिनिमल डिग्री है, मतलब कि कम से कम जितना कम हो सके पर उतना ही अगर कोऑपरेशन हो सके, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है।
बट दिस रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सेबल। सिर्फ जानना ही ज़रूरत नहीं है, इसको एनफोर्स करना मतलब इसको लागू करना भी ज़रूरी है। If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reasons to follow these rules. अगर citizens को ये लगे कि ये जो रूल बनाया गया है दूसरे नहीं फॉलो करते तो वो खुद भी नहीं फॉलो करेंगे। Saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that others will follow. अगर इसको लीगली चालू करा गया हो, अगर किसी भी रूल को लीगली चालू करा जाता है तो इसका मतलब कि जो रूल्स फॉलो करते हैं वो ये भी सोचते हैं दूसरे भी फॉलो करेंगे, हम भी फॉलो कर लेते हैं टू एवरीवन, और जो नहीं फॉलो करेंगे उनको पनिश किया जाएगा। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन क्या है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशंस अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ सोसाइटीज़। मतलब सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो सके, जिसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपको समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कुछ बेसिक रूल्स बनाया गया है। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब जब एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो उनमें क्या क्या सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। तो देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि एक बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर एक बेस्ड एक बॉडी है, अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि एक बॉडी है जिसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है और जिसके तहत एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट मतलब कि एक स्टेट को गवर्न किया जाता है। एक स्टेट में अगर किसी का मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस स्टेट को गवर्न कर रहे हैं तो उस वहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हैं जिनको उनको फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट वुड दिस फंडामेंटल रूल्स भी, क्या क्या हो सकते हैं और कौन बनाते हैं, एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स उनको कौन बनाते हैं। फंडामेंटल्स मतलब कि जो ज़रूरी होता है। वेल द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। यू मे वांट द रूल 10 बट अदर्स मे नॉट, अदर मे वांट रूल वाई। हाउ डू वी डिसाइड दोज रूल फॉर प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस। तो पहली बार यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो फंडामेंटल रूल है ये कौन डिसाइड करता है। अगर आपको सपोज मान लिया कि रूल एक्स पसंद है तो किसी को रूल वाई पसंद है, तो फिर दोनों में तो नेगोशिएशन हो सकता है। यू मे थिंक द रूल्स यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर द बेस्ट बट अदर्स थिंक देयर रूल्स आर बेस्ट। आपको लगता है आपके बनाए हुए रूल सबसे अच्छे हैं, पर दूसरों को लगता है कि उनके बनाए हुए रूल सबसे अच्छे हैं, और यहाँ पर एक डिस्प्यूट हो सकता है जैसे मैंने बोला। सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल शुड बी गवर्न दिस, यू हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड। तो कौन डिसाइड करेगा ये रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स कौन डिसाइड करता है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है। इट स्पेसिफाइड बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन दी सोसाइटी, मतलब कि ये स्पेसिफाई करता है कि बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर किसको दिया जाए सोसाइटी में। ये डिसाइड करता है Who gets to decide what laws will be। पहले तो सोसाइटी में कुछ पावर ये डिसाइड करता है कि किसी को दिया जाए, और ये भी डिसाइड करता है कि किसको रूल बनाने के लिए वो पावर दिया जाएगा। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर इन मेनी वेज इन अ मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन। मोनार्च मतलब जानते हैं जहाँ पर किंग की बात होती है और एक किंग ही पूरे कंट्री को चलाता है। तो मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क डिसाइड करता है। इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन वन सिंगल पार्टी गिवन द पावर, जैसे कि एक ही सिंगल पार्टी होता है सोवियत यूनियन में की तरह, जहाँ पर एक ही पार्टी डिसाइड करता है। बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि ब्रॉडली स्पीकिंग पीपल गेट टू डिसाइड, मतलब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया में, तो यहाँ पर लोगों के पास पावर होता है कि कौन से रूल चालू किए जाएं। बट दिस मैटर इज़ नॉट सो सिंपल बिकॉज इवन इफ़ यू आंसर दैट पीपल शुड डिसाइड, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड पीपल डिसाइड। अगर आप ये बताते हैं कि लोग डिसाइड करेंगे, जनता डिसाइड करेंगे, तो जनता कैसे डिसाइड करेंगे। फॉर समथिंग टू बी लॉ शुड एवरी वन एग्री टू इट। Should the people directly vote on each matter as the ancient Greeks did? Or should the people express their preference by electing representatives?
बट इफ़ द पीपल एक्ट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ शुड दिस रिप्रेजेंटेटिव्स बी इलेक्टेड, हाउ शुड बी देयर। तो बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके सामने, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं बहुत इजीली आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहली बात यहाँ पर किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि एक बॉडी है जो कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल कुछ बेसिक लॉज हैं। लॉज कहाँ पर लगते हैं? बेसिक सोसाइटीज़ में। आप जहाँ पर रहते हो, हम जहाँ पर रहते हैं, उसको सोसाइटी किया जाता है। सोसाइटी मतलब कि एक मतलब कहीं पर भी आप कह सकते हो, एक टाउन में भी होता है, एक सिटी में भी होता है, एक विलेज में भी होता है। यहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोग एक कम्युनिटी के तरह रहते हैं। बहुत सारे लोग अलग मतलब कम्युनिटीज़ के तहत रहते हैं। उन अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, उनका अलग अलग रिलीजन्स भी हो सकता है। पर कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके तहत वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे कि दूसरे कुछ जो लोग उनके बदतमीजी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं, उनको कितना खर्चा करना पड़ेगा उनके जो सिक्योरिटी को लेकर। तो ये सब क्वेश्चन आता है। उसके पहले आता है कि लोग अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, जैसे मोनार्च में जो किंग होता है वो डिसाइड करता है। अगर सोवियत यूनियन की तरह एक पार्टी जो होता है वो डिसाइड करता है। पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कौन डिसाइड करता है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जनता डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं। पर लोग अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें तो वो कैसे, किसके आधार पर होगा? अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम एग्जांपल ले लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड। जो पार्लियामेंट होता है वो डिसाइड करता है लॉस एंड पॉलिसीज दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टिकुलर मैनर। पार्लियामेंट, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है लॉस एंड पॉलिसीज़ को, और जो पार्लियामेंट होता है ये खुद एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता है। Before identifying what law in any society is, you have to identify who has the authority to enact। मतलब पहले तो कौन से लॉज लागू होने वाले हैं, इसके पहले आपको जानना जरूरी है कि कौन इन लॉ को लागू करने वाला है। इफ पार्लियामेंट के पास अगर अथॉरिटी हो टू इनेक्ट लॉ, देयर मस्ट बी लॉ दैट बिस्टोज दिस अथॉरिटी इन द पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब अगर पार्लियामेंट लॉज को लागू करता है तो इसके पहले और एक लॉ बना होना चाहिए। मतलब कि इसके पहले भी एक लॉ होना चाहिए जो ये डिसाइड करेगा कि कौन वो लोग हैं जो ये लॉ को अप्लाई करेंगे। मतलब सपोज़ अगर ए है पार्लियामेंट के अंदर और इसको एक लॉ सपोज़ मान लीजिए कि 1, ठीक है, सपोज़ मान लीजिए कि 1 ये डिसाइड करेगा कि एक नंबर लॉ को हम लगाएंगे। तो इसके पहले एक लॉ होना चाहिए जिसको हम कह सकते हैं कि सपोज़ मान लीजिए कि एक्स। तो एक्स बोल के एक लॉ होना चाहिए जो कि ये डिसाइड करेगा कि यही वो आदमी है, यही वो लोग है जो कि डिसाइड करेगा कि ये 1 वाला लॉ लगना चाहिए। यहाँ तक समझ में आता है सभी को? बहुत बढ़िया। अब देखिए, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसका फंक्शन करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है। इट इज़ एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो देखिए पहले हमने देखिए ये फंक्शन को आप दिमाग में रख लीजिएगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का हमने पहला फंक्शन पढ़ा था कि ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के आधारित चलता है जिसके तहत एक कम्युनिटी में लोग मिनिमल कोऑर्डिनेशन के साथ रह सके, बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है। देखिए हमने सामने ही यहाँ पर हमने पढ़ा था, फिर आपको और एक बार दिखा देते हैं जिसमें कि आप एक बार में समझ जाएंगे। देखिए पहला क्या है? द फर्स्ट फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन है कि एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स देना जिसके तहत मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो सके मेंबर ऑफ सोसाइटी में। मतलब कि जे प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करना जिसके तहत एक सोसाइटी में लोग एक साथ रह सके, मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो सके। यह है पहला फंक्शन। फिर आता है इसका दूसरा फंक्शन क्या है? द सेकेंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी। तो जो सेकेंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करता है वो ये है कि इज टू स्पेसिफाई कौन वो लोग हैं जो डिसाइड करेंगे, मतलब जिनको पावर दिया जाएगा, हु हैज़ द पावर, जिनको पावर दिया जाएगा एक सोसाइटी में डिसीजन लेने का। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड। ये डिसाइड करता है कि कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, मतलब कि गवर्नमेंट कैसे गवर्न करेंगी या फिर गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेंगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही काम है। लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट के पास कौन से पावर रहते हैं, पर अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से लिमिटेशन होते हैं गवर्नमेंट पावर्स की।
ऐसा तो नहीं फुल पावर रहता है, बट दिस इज क्लियरली नॉट इनफ. सपोज यू डिसाइड who had the authority to make decision, but then this authority passed laws that you thought were patently unfair. जैसे अगर मान लिया कि गवर्नमेंट के पास, मैं बोलता हूँ, पूरा पावर है लॉ लगाने की. अगर गवर्नमेंट लॉ को इसको इनैक्ट करती है तो इस लॉ को बहुत सारे लोग, मुझ जैसे अगर मैं मान के चलूँ सपोज़ कि मुझे ये पसंद नहीं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लॉ पसंद नहीं. ऐसा हो सकता है कि मुझ जैसे बहुत सारे लोग हो और जिनको मतलब एक पर्टिकुलर लॉ को पसंद नहीं हो भी सकता है कि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और हम लोगों को ये पसंद नहीं है, हम लोगों को लगा कि ये अनफेयर है. इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिस योर रिलीजन और इंस्टेंस. ऐसा भी हो सकता है कि किसी का अगर रिलीजन है, कोई भी धर्म है, उसको मतलब मानने से इनकार कर रहे हैं. और इट enjoyed that clothes of certain color were prohibited, or that you are not free to certain songs, or that people who belong to a particular group would always have to serve others and not allow be retain any property. मतलब बहुत सारी दिक्कत आ सकते हैं. ठीक है दोस्तों, जैसे कि हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन है जिनका बस एक ही काम दिया गया है कि वो दूसरों को सर्व करे. ऐसा भी हो सकता है उनका कुछ प्रॉपर्टी ना हो. और दैट द गवर्नमेंट वुड आर्बिट्रेरली अरेस्ट समवन, और दैट ओनली पीपल ऑफ अ सर्टेन स्किन कलर. मतलब स्किन कलर जो हम रेशियल बोलते हैं, जिसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो स्किन कलर के बेसिस पे लोगों को अरेस्ट करें, ये भी गलत हो सकता है. वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम दी वेल्स. स्किन कलर मतलब गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, या फिर स्किन कलर के बेसिस पे ही लोगों को मतलब जो वेल से पानी लेने को बोल सकते हैं. यू वुड ऑब्वियसली थिंक दैट दिस लॉस वर जस्ट एंड अनफेयर है. अनजस्ट और अनफेयर है ये लॉस. एंड इवन दो दे वर पास बाय द गवर्नमेंट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस. और इन लॉ को गवर्नमेंट ने ही पास किया था ऑन सर्टेन प्रोसीजर, दे वुड बी समथिंग ऑब्वियसली अनजस्ट अबाउट द गवर्नमेंट इनएक्टिंग लॉस. सो अब हम पढ़ेंगे थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला है बेसिक रूल्स बनाना, जिसके तहत एक कम्युनिटीज़ में लोग मिनिमल कोऑर्डिनेशन के तहत रह सके, बेसिक रूल्स बनाना. सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है पर्टिकुलर लोगों को, जिसके तहत वो डिसीजन ले सकते हैं सोसाइटी में. गवर्नमेंट को ये पावर देता है. सो द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन is to set some limits on what the government can impose on its citizens. These limits are fundamentals in sense that government may never trespass them. तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट ये है कि दी थर्ड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट की द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड फंक्शन है वो ये है कि हमारे गवर्नमेंट के पावर के ऊपर कुछ लिमिट्स लगाती है ये कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत हमारे गवर्नमेंट इस लिमिट मतलब कि अपने पावर से ज़्यादा पावर नहीं मतलब इम्पोज कर सकते, जिसके तहत सिटीजन्स के ऊपर ये इम्पोज नहीं कर सकते ज़्यादा पावर. जैसे अनफेयर मीन्स, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था, स्किन कलर के ऊपर डोर जो वेल से पानी लेना, या फिर किसी को भी अरेस्ट कर लेना, ये सब. तो ये है तीन, मतलब कि गवर्नमेंट के जो पावर्स होते हैं उसके ऊपर लिमिट लगा देती है. ठीक है, कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स. और ये लिमिट्स फंडामेंटल्स होती हैं जिसको गवर्नमेंट कभी भी मतलब कि बंद नहीं कर सकते. कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज. बहुत सारे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर में लिमिट लगाती है. कैसे? मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट ऑल ऑफ अस सिटीजन्स ऑल ऑफ अस पोजेस एज सिटीजन्स व्हिच नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू वायोलेट. मतलब कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो कि नागरिक हैं देश के, उनको कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स जिसको हम कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट भी इनकार नहीं कर सकते. द एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन. ये राइट्स वेरी करता है. मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट ए बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स. सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्रेरली फॉर नो रीज़न. तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं. तो ये राइट्स क्या होते हैं? ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन वेरी करता है. फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूशन टू वन कॉन्स्टिट्यूशन दिस राइट्स वेरी. तो ये जो राइट्स होते हैं, ये राइट्स एक कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी करता है. तो कौन कौन से राइट्स होते हैं इसको देख लेते हैं. तो सबसे पहले सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड. तो सिटीजन्स को अरेस्ट करने से ये प्रोटेक्ट करेगा फॉर नो रीज़न. There will be one basic limitation upon the power of government. Citizens will normally have the right to some basic liberties.
तो बहुत सारे जो बेसिक लिबर्टीज़ दिए जाएंगे। कैसे? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट a trade or business. In practice, these rights can be limited during the times of national emergency. तो ये जो राइट्स है इनको लिमिट किया जा सकता है किस समय? नेशनल इमरजेंसी के समय। एकमात्र नेशनल इमरजेंसी के समय ये राइट्स को दे सकते हैं। तो कौन कौन से राइट्स होते हैं? राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू फ्रीडम टू कंडक्ट ए ट्रेड और बिजनेस। पर ये जो राइट्स है इनमें थोड़ा बहुत कमियां आ सकती है नेशनल इमरजेंसी के समय। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच दिस राइट्स में बी विदड्रॉन। ये राइट विदड्रॉन कर सकता है कुछ कॉन्सिक्वेंस के समय। एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी के क्या क्या एस्पिरेशंस और क्या क्या गोल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड देमसेल्फ लार्जली टू एलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर एंड सेटिंग सम लिमिट टू गवर्नमेंट पावर, but many 20th century constitution of which the Indian constitution is the finest example। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो कि पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके अपने जो रूल्स थे वो है कि गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करना। पर अभी जो नए कॉन्स्टिट्यूशन 20th सेंचुरी का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, जैसे हम मान के चले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या करते हैं? ये ऑल्सो प्रोवाइड एन एनेबल फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स। गवर्नमेंट जिससे कि कुछ पॉजिटिव थिंग्स कर सके, टू एक्सप्रेस एस्पिरेशंस एंड जिससे कि सोसाइटी का गोल एंड एस्पिरेशन को एक्सप्रेस कर सके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पार्टिकुलरली इनोवेट इन दिस एक्सपेक्ट, ये इनोवेट कर रहा है इस रेस्पेक्ट में। सोसाइटीज विल विथ डीप इंटरेस्ट inequalities of various kinds will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome the forms of inequalities। मतलब किसी भी सोसाइटी में अगर inequalities है तो गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं कि उनके लिए वो अच्छा डिसीजन ले सके। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल इंडिया एस्पायर्स टू बी ए सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इंडिया एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इफ़ दिस इज़ आवर सोसाइटीज़ एस्पिरेशन, अगर ये हमारे सोसाइटी का एस्पिरेशन है तो गवर्नमेंट विल हैव टू बी एनेबल्ड और एम्पावर्ड टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप टू अचीव दिस गोल। अगर किसी सोसाइटी का ये गोल बना रहे कि उसमें कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट का पहला ये काम बनता है कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स को ले जिसके तहत ये मतलब कि इस गोल को अचीव कर सके। इन कंट्री लाइक जैसे साउथ अफ्रीका विच हैड अ डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता था। इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड एनेबल्ड द गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि नया एम बना है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का।